जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज की ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? तो इसमें कुल 150 एमसीक्यूएस हैं। अच्छा, कौन से एमसीक्यूएस? तो पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्लास में आपके रखे गए हैं। किसके रखे गए हैं सर? तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए में जो सेकंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत एग्जाम होता है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का, इसके आपके क्वेश्चन इस क्लास में रखे गए हैं। सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं? तो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होंगे। ओनली बीए वालों का एग्जाम कल होगा, यानी 8 जून 2026 को। बाकी एग्जाम होने वाला है बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, है ना। बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए वालों का राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 11 जून 2026 को होगा। बाकी माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए वालों का 13 जून 2026 को होगा। माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में वही आपका बीबीए, बीसीए, बीए, ठीक है ना। और बीएससी वालों का जो एग्जाम है वो भी आपका 13 जून का, ठीक है ना। माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और माँ पटेश्वरी विश्वविद्यालय में आपका जो एग्जाम है वो एक ही दिन होने वाला है, 13 जून को। बाकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय में आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए में 18 जून 2026 को होगा। लेकिन इसका डेट हमें नहीं पता है। गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, ठीक है। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अपना डेट, ठीक है ना। बाकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास अभी समय है तो मैं क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं 2026, 2027, 2028 एग्जाम के लिए भी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि एक विवेकशील उत्पादक का मुख्य उद्देश्य संसाधनों के संदर्भ में क्या होता है? तो संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाता है? बताइए। बिल्कुल, प्राकृतिक गैस जो होती है एक ऐसा संसाधन है कि एक बार उपयोग के बाद ये समाप्त हो जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के लिए सबसे उचित कदम क्या है? सबसे उचित कदम है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अपनाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि पेरिस समझौता 2015 का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर चौथे का। बाकी आपको चिंता नहीं करना है, अभी क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास है तो मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने का एक तरीका कौन सा है इन चारों में से, है ना। तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का सबसे अच्छा इसमें जो तरीका है वो सार्वजनिक परिवहन अपनाना है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए प्रश्न नंबर 6 इंपॉर्टेंट रहेगा, हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। AQI का पूरा नाम क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। और ये क्या करता है? यह वायु की गुणवत्ता मापता है। आपके एग्जाम में पूछता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का काम क्या है? ये वायु की गुणवत्ता को मापता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर होने पर वायु की गुणवत्ता कैसी मानी जाती है? तो खतरनाक मानी जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में वर्षा जल संचयन की पारंपरिक संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे बावड़ी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछा गया है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा किस मूल्य को दर्शाती है? वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है यह आपको दर्शाती है पूरी दुनिया एक परिवार है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, इसमें आपसे पूछा गया है सत्य, अहिंसा, प्रेम जैसे मूल्य किस श्रेणी में आते हैं? तो सत्य, अहिंसा और प्रेम जैसे जो मूल्य होते हैं यह आपके नैतिक मूल्य में आते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, इसमें आपसे पूछा गया है कि मूल्यों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि वे, है ना, मूल्यों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि वे व्यक्ति के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि जीवन में शांति प्राप्त करना किस प्रकार का मूल्य है? तो जीवन में शांति प्राप्त करना टर्मिनल वैल्यू का मूल्य है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है कि एक कंपनी जो मुनाफे के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी करती है वह कहलाती है क्या? मूल्य आधारित संगठन कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव किस मूल्य को दर्शाता है। अतिथि देवो भव यह आपके अतिथि सत्कार को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है अंतर सांस्कृतिक मूल्यों का मुख्य लाभ क्या है। इसका मुख्य लाभ है वैश्विक समझ और सहयोग को बढ़ाना, है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र की उन्नति का आधार क्या है। तो चरित्रवान और शिक्षित युवा हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है कि गांधी जी के 7 पापों में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी हर यूनिवर्सिटी में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हर साल, है ना। अच्छा, सारे के सारे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ही, इसको सातों पापों को याद कर लीजिएगा जो गांधी जी ने बताए थे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। तो 7 पापों में सिद्धांतहीन राजनीति के अलावा कौन सा शामिल है। तो इसमें आपका शामिल है श्रम के बिना धन। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 इसमें पूछा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम युवाओं को क्या संदेश देते थे। तो क्या देते थे, तो बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करो। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता का नैतिक विकास में रोल क्यों अहम है। ठीक है ना, क्यों अहम है, क्योंकि वे क्या करते हैं, बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। माता पिता नैतिक विकास में माता पिता का नैतिक विकास में रोल क्यों अहम है, क्योंकि वे बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है नैतिकता का अर्थ है। नैतिकता का अर्थ होता है सही गलत में फर्क करके सही चुनना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें प्रश्न नंबर 22 है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भारतीय संविधान में क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ भारतीय संविधान में है कि सभी धर्मों का आदर सम्मान करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आध्यात्मिक मूल्य व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं। तो जो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं यह व्यक्ति को मानसिक शांति और जीवन का उद्देश्य प्रदान करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर पर कितना खर्च अनिवार्य है। तो शुद्ध लाभ का 2% अनिवार्य है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है कारपोरेट गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कंपनी के हितधारकों के हितों की रक्षा करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है रतन टाटा द्वारा टाटा समूह में नैनो कार किस उद्देश्य से बनाई गई थी। तो नैनो कार आम आदमी को सस्ती कार देने के लिए बनाई गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन मुख्यतः किस क्षेत्र में काम करता है। तो यह आपके वैश्विक स्वास्थ्य और शिक्षा में काम करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि समग्र निर्णय लेने में किसका संतुलन जरूरी है। समग्र निर्णय लेने में तर्क भावना और नैतिकता तीनों का, ठीक है, संतुलन जरूरी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 इसमें आपसे पूछा गया श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 30 इसमें पूछा गया है दुविधा की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो दुविधा की स्थिति में सबसे पहले सभी विकल्पों के लाभ हानि का विश्लेषण कर लेना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, एक ही दिशा में प्रवाह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट का उदाहरण भारत में कौन है। तो यह आपका है पश्चिमी घाट। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें इसमें पूछा गया है ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो सीएफसी जिम्मेदार है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण की सुरक्षित सीमा दिन में कितनी डेसिबल है। डीबी यानी डेसिबल, है ना। तो ये 55 डेसिबल है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। चिपको आंदोलन
वृक्षों की कटाई रोकने से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनता है 1986 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 है कि सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं। सतत विकास के 3 जो मुख्य स्तंभ हैं वह आपके हैं आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 38, इसमें पूछा क्या है कि एसडीजी में कुल कितने लक्ष्य हैं, है ना। एसडीजी में कुल आपके 17 लक्ष्य हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। अगला क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है इसमें कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल किस अवधारणा का हिस्सा है। तो यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का हिस्सा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है जैविक खेती का मुख्य लाभ क्या है। जैविक खेती का मुख्य लाभ होता है मिट्टी की उर्वरकता और मानव स्वास्थ्य की रक्षा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भारत का पूछा है, विश्व का नहीं, है ना। तो भारत का जो राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी याद रखिएगा ये क्वेश्चन तो 100% पूछता ही पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को अभी हाल ही में मनाया गया है। और भारत में कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, 19 नवंबर को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है EIA का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। ऑक्सीजन आपका नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है मानवीय मूल्यों और पर्यावरण संरक्षण में क्या संबंध है। ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या संबंध है। करुणा, अहिंसा जैसे मूल्य पर्यावरण रक्षा को बढ़ावा देते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू होता है 1972 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सामुदायिक भूमि पर पेड़ लगाकर ईंधन चारा उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया देखें सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, है ना। सतत विकास की जो परिभाषा है यह ब्रुंटलैंड रिपोर्ट 1987 में दी गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर पूछा गया है जैव आवर्धन का क्या जैव आवर्धन का अर्थ क्या है। जैव आवर्धन का अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों का सांद्रण बढ़ना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 50, इसमें पूछा गया है कि मूल्य आधारित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। मूल्य आधारित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है चरित्र निर्माण और जिम्मेदार नागरिक बनना। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चरित्र निर्माण और जिम्मेदार नागरिक बनाना मूल्य आधारित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विज्ञापन में नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है। जब ग्राहक को लुभाने के लिए झूठे दावे किए जाते हैं तब। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फार्मा कंपनी के सामने नैतिकता बनाम लाभ की दुविधा का उदाहरण है कौन सा। जानलेवा बीमारी की दवा का दाम बहुत ज़्यादा रखना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है निजीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है जो दुविधा पैदा करता है। दक्षता और सेवा में सुधार बनाम नौकरी की सुरक्षा कम होना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि उदारीकरण के कारण स्थानीय उद्योगों के सामने क्या चुनौती आती है। तो विदेशी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर प्राइवेसी बनाम पब्लिसिटी दुविधा का हल क्या है ना। क्या कह रहा है प्राइवेसी बनाम पब्लिसिटी दुविधा का हल क्या है सोशल मीडिया पर। तो इसका हल है प्राइवेसी सेटिंग का सही उपयोग करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गुणवत्ता बनाम लागत दुविधा में एक विवेकशील निर्माता क्या करेगा। तो इष्टतम गुणवत्ता पर उचित दाम रखेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जल संकट की नैतिक दुविधा किससे संबंधित है। जल संकट की जो नैतिक दुविधा है पानी बेचना बनाम सभी का अधिकार से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में सबसे बड़ी नैतिक दुविधा क्या है। तो रोजगार छीनना बनाम दक्षता बढ़ना। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक का उदाहरण इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी है, पानी है, बैक्टीरिया आपका इसमें नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। हरे पौधे को प्रोड्यूसर यानी उत्पादक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें इसमें आपसे पूछा गया है शेर बाघ किस श्रेणी के उपभोक्ता हैं। शेर और बाघ ये आपके तृतीयक यानी शीर्ष उपभोक्ता हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है अपघटकों का पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य कार्य है। जो अपघटक होते हैं इनका पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य काम होता है मृत जीवों को सरल पदार्थों में बदलना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो लिंडेमैन ने दिया था, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्या कर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम, ठीक है, लिंडमैन ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, यह क्या दर्शाता है। तो यह खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है, फूड चेन को। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला से अधिक स्थिर क्यों होता है। जो खाद्य जाल होता है फूड चेन, ये खाद्य श्रृंखला है ना, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला से अधिक स्थिर क्यों होता है। इसलिए क्योंकि इसमें कई वैकल्पिक रास्ते होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें कई वैकल्पिक रास्ते होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह आपका, ठीक है, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा है वनस्पति उद्यान किस संरक्षण का उदाहरण है। तो जो वनस्पति उद्यान होते हैं इनके संरक्षण को एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना। चले अच्छा, यहाँ को मैं थोड़ा सा समझा दूँ ट्रिक के माध्यम से, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर किस प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है। इन सीटू मतलब जिनका अंदर संरक्षण किया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में आपका बाघ वगैरह होंगे, है ना। तो इसमें जो है टाइगर को सुरक्षित रखना ये इन सीटू हो गया, यानी अंदर सुरक्षित। इन सीटू यानी अंदर सुरक्षित, है ना। एक्स-सीटू यानी बाहर सुरक्षित, वनस्पति उद्यान यानी बाहर सुरक्षित। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है जैविक विविधता संरक्षण के साथ सतत विकास। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है प्रदूषण नियंत्रण में 3R का सही क्रम क्या है। 3R का सही क्रम होता है, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है ना, 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा हमारी साझी विरासत, है ना, हमारी साझी विरासत किसने दी। तो ये दी है ब्रंटलैंड आयोग ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 73, इसमें पूछा गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्बन न्यूट्रल का अर्थ क्या है। कार्बन न्यूट्रल का अर्थ क्या है। जितना कार्बन उत्सर्जन उतना ही अवशोषण। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा है कि एसडीजी का लक्ष्य 13 किससे संबंधित है। एसडीजी में 17 लक्ष्य होते हैं, इसमें 13वां लक्ष्य का
पूछा है कि 13वां लक्ष्य किससे संबंधित है? तो यह आपकी जलवायु कार्रवाई से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत ने एसडीजी 2030 को प्राप्त करने की समय सीमा कब तय की है ना? तो इसकी जो समय सीमा है 2030 तक तय की गई है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, टेक मेक डिस्पोज मॉडल के विपरीत कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो इसमें परिपत्र या सर्कुलर अर्थव्यवस्था है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका मुख्य सिद्धांत है कचरे को संसाधन मानकर पुनः उपयोग करना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 79 पूछा गया कि हरित उद्यमिता का उदाहरण कौन सा है? हरित उद्यमिता का उदाहरण है सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 80 पूछा गया है कि पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने पर कौन सजा दे सकता है? पर्यावरण कानून का अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो एनजीटी आपको सजा दे सकता है। एनजीटी का फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस दायर करने की समय सीमा कितनी है? तो 6 महीने, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घटना के बाद बना, है ना? तो ये आपका बना था भोपाल गैस त्रासदी के बाद, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से 100 तक है, ठीक है ना? तो इसकी श्रेणी क्या कहलाएगी? तो इसकी श्रेणी संतोषजनक कहलाएगी, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि AQI मापने के लिए मुख्य रूप से कितने प्रदूषक लिए जाते हैं? तो AQI मापने के लिए 8 प्रदूषक लिए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, PM 2.5 का अर्थ क्या है ना? तो इसका अर्थ होता है 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है, AQI खराब होने पर सबसे ज़्यादा खतरा किसे है? एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि खराब है तो बच्चे, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को, ठीक है, ज़्यादा खतरा होता है, ज़्यादा दिक्कत होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि जियो और जीने दो का सिद्धांत किस मूल्य से जुड़ा है? तो ये आपका जुड़ा है अहिंसा और सह अस्तित्व से, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण नैतिकता का मुख्य विचार क्या है? पर्यावरण नैतिकता का, ठीक है, मुख्य विचार पूछा गया है तो प्रकृति का भी अपना अंतर्निहित मूल्य है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, देखें अर्थ ओवरशूट डे, है ना? क्या कह रहा है? अर्थ ओवरशूट डे क्या दर्शाता है? तो पृथ्वी की सालाना क्षमता से ज़्यादा संसाधन उपयोग कर लेना, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आयुर्वेद में त्रिदोष क्या है ना? आयुर्वेद में जो त्रिदोष होता है वह वात पित्त कफ होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि योग के जनक किसे माना जाता है? योग का जनक माना जाता है महर्षि पतंजलि को, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है भारतीय पारंपरिक ज्ञान का उदाहरण नहीं है। भारतीय ज्ञान का पारंपरिक उदाहरण आपका कौन सा नहीं है? इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो भारत में कुल आपके 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है, 95 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारत का चौथा जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? चौथा पूछा गया है तो भारत बर्मा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, IUCN रेड लिस्ट का संबंध किससे है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची से है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैव विविधता ह्रास का सबसे बड़ा कारण है? जैव विविधता ह्रास का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट और आवास नष्ट होना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू होता है 1992 में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर पूछा गया है कि
जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल की नैतिक दुविधा क्या है ना? तो इसकी नैतिक दुविधा है उत्पादन बढ़ना बनाम स्वास्थ्य पर प्रभाव का डर, ठीक है ना? स्वास्थ्य का प्रभाव पर डर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 101 नंबर पूछा गया है वैश्वीकरण के कारण स्थानीय संस्कृति बनाम पश्चिमी संस्कृति की दुविधा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो सांस्कृतिक द्वंद्व कहलाती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण प्रदूषण कम कैसे करता है? तो वृक्षारोपण प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जलवायु परिवर्तन का सबसे गंभीर प्रभाव कौन सा है? सबसे गंभीर प्रभाव है ग्लेशियर पिघलना और समुद्र का स्तर है इसमें वृद्धि होना, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग से कृषि पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो सूखा और बाढ़ से उत्पन्न जो उत्पादन होगा वो घट जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 105 नंबर है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान शुरू होता है कब? 1986 में, बी ऑप्शन आपका राइट है 105 का। चलिए अगला क्वेश्चन 106 नंबर है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM10 और PM2.5 के अलावा कौन सी गैस मापी जाती है? तो इसमें ओजोन 3 है ना, ओजोन मापी जाती है, सी ऑप्शन आपका राइट है 106 का। ओजोन का O3 आपका यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुआ, सूत्र है ना? ओजोन का O3 क्या है? सूत्र है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 107 पूछा गया है कि ओजोन परत का क्षय मुख्यतः कहाँ देखा गया है? तो यह देखा गया है अंटार्कटिका के ऊपर, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वह ओजोन परत संरक्षण से है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 109 नंबर पूछा गया है कि सीढ़ीदार खेती का उपयोग कहाँ होता है? सीढ़ीदार खेती का जो उपयोग है यह पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 110 नंबर पूछा गया है कि समुच्च जुताई से क्या लाभ है ना? समुच्च जुताई से लाभ होता है मिट्टी का कटाव रुक जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया CSR के तहत कंपनी किन पर खर्च नहीं कर सकती? तो CSR के तहत कंपनी अपने कर्मचारियों के बोनस पर खर्च नहीं कर सकती, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है टाटा समूह का टाटा ट्रस्ट किस क्षेत्र में काम करता है? तो जो टाटा ट्रस्ट है यह आपके शिक्षा स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में काम करता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113 नंबर पूछा गया है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है भारत में स्कूली शिक्षा में सुधार, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 114 नंबर है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, किसका कथन है? तो यह कथन है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 115 नंबर है कि कार्यस्थल पर नैतिकता न होने का परिणाम क्या है? इसका परिणाम है कंपनी की साख गिरना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 116 नंबर है कि कारपोरेट गवर्नेंस में पारदर्शिता का अर्थ है, तो पारदर्शिता का अर्थ क्या होता है? हितधारकों को सही सूचना समय पर देना, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन खरीदारी में कैश ऑन डिलीवरी किस दुविधा को कम करता है? तो यह ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड का डर को कम करता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ई कचरे का सबसे खतरनाक घटक कौन सा है? सीसा और पारा जैसी भारी धातुएं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 119 नंबर है कि भारत में ई कचरा प्रबंधन नियम कब लागू हुआ? ई कचरा प्रबंधन नियम भारत में लागू होता है 2016 में, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए अगला क्वेश्चन 120 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है साइबर अपराध से बचने का सबसे अच्छा तरीका है? साइबर अपराध से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मजबूत पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना, जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन देता है, आपके मोबाइल में भी दिया होगा तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि GDPR का संबंध किससे है? तो इसका संबंध डेटा गोपनीयता और सुरक्षा से है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो यह आपका होता है राष्ट्रीय हरित अधिनियम
अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत? बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि एनजीटी में कितने न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं? तो इसमें कम से कम 10 और अधिकतम 20 होते हैं। इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 124 नंबर पूछा गया है, निर्णय लेने का दूसरा चरण क्या है? निर्णय लेने का दूसरा चरण है वैकल्पिक समाधान सोचना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गीता के अनुसार, गीता यानी भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन सा है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह होता है जो सुख दुख में सम रहता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का क्या मतलब है? वर्मी कंपोस्ट का मतलब है केंचुओं द्वारा बनाई गई जैविक खाद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत शहरों में क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत शहरों में होता है वाहनों और उद्योगों का धुआं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है, बीओडी का पूरा नाम क्या है? बीओडी का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वन उन्मूलन से मृदा अपरदन क्यों बढ़ता है? यानी वनों को आप काट रहे हैं तो मृदा अपरदन यानी मिट्टी बह रही है बारिश के कारण, है ना। तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। ठीक है ना, वनोन्मूलन से मृदा अपरदन क्यों बढ़ता है? तो पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 131 इसमें पूछा गया है, मानव जनसंख्या वृद्धि का सबसे गंभीर परिणाम है क्या? तो प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या विस्फोट शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो यह आपका जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए होता है ना। बी ऑप्शन राइट है 132 का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 133 पूछा है, एसडीजी गोल 1 का संबंध किससे है? एसडीजी गोल 1 यानी लक्ष्य 1 का संबंध किसके साथ है? तो गरीबी समाप्त करने से है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, एसडीजी गोल 7 है ना, एसडीजी का लक्ष्य 7 किससे संबंधित है? तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 135 नंबर है, एसडीजी गोल 14, ठीक है, लक्ष्य 14 का मुख्य फोकस क्या है? तो जल के नीचे जीवन का संरक्षण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 136 है ना। चलिए इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन कि स्वच्छ भारत अभियान किस एसडीजी लक्ष्य से सबसे ज़्यादा जुड़ा है? तो यह आपका जुड़ा है एसडीजी 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता से जुड़ा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, हरित कौशल का उदाहरण नहीं है। हरित कौशल का उदाहरण है सोलर पैनल लगाना, जैविक खेती करना, कचरा अलग करना, वनों की अवैध कटाई। ये आपका हरित कौशल का उदाहरण नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन जॉब का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 139, धरती हमारी माता है यह विचार किस नैतिकता को दर्शाता है? तो पर्यावरण केंद्रित नैतिकता को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण नैतिकता के अनुसार हमें पेड़ क्यों बचाने चाहिए? इसलिए क्योंकि उनका भी जीने का अधिकार है और वे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, अस्पताल और स्कूल के पास ध्वनि की अनुमत सीमा कितनी डेसिबल है? ठीक है ना, यानी अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, इसके पास अगर ध्वनि बजाई जा रही है तो उसकी सीमा कितना है, कितना डेसिबल पर आप बजा सकते हैं? तो 50 डेसिबल। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहरेपन, तनाव और उच्च रक्तचाप। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 143 नंबर पूछा गया है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस रंग से अच्छा दर्शाया जाता है? तो इसको हरा रंग से अच्छा दर्शाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि घर के अंदर वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो खाना पकाने का धुआं और अगरबत्ती, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ है यह अक्षय है और प्रदूषण नहीं करती, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा संयंत्र सबसे ज़्यादा कहाँ लगाए जाते हैं? तो यह लगाए जाते हैं तटीय क्षेत्रों और खुले मैदानों में, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 147 नंबर पूछा गया है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 148 पूछा गया है, जल विद्युत किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 149 नंबर है, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो जो पर्यावरण शब्द है यह परिधन आवरण से मिलकर बना है, यह ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 150 नंबर है कि मानव मूल्य और पर्यावरण संरक्षण का संबंध है, क्योंकि करुणा अहिंसा जैसे मूल्य हमें प्रकृति बचाने को प्रेरित करते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा 7607574584, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।